दिख रही है स्क्रीन? हाँ। ठीक है, मैं एक वाइट बोर्ड भी खोल लेता हूँ। दिख रहा है? हाँ। तो पहले वेब का स्टार्टिंग से अपन शोर मत कर यार। अरे वो चार्जर ऑन कर रहा था यार, एक सेकेंड। हाँ भाई। तो वेब का अब अपन स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। समझते हैं पूरा कैसे काम करता है ये वेब, ठीक है, होता क्या है, और जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है, क्रिएट कैसे करते हैं, वो सब अपन देखते हैं, ठीक है? हाँ। तो वेब है क्या एक्चुअल में? कोई भी अपन वेबसाइट में यूआरएल खोलते हैं, ठीक है, तो अपन को एक हमारी एक वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है? हाँ। जो भी हमने डाला @google.com डाला तो गूगल खुल गया, ठीक है, या कुछ भी डाला वो हमने खोल दिया, ठीक है? हम्म। तो मैं थोड़ा सा पहले वेबसाइट के बारे में तेरे को बताता हूँ कि क्या होता है। तो यूआरएल क्या होता है पहले ये देखते हैं। जैसे अपन ने ये लिखा www.google.com, ठीक है? तो हम्म। इसको इसको जो है, इसको पूरा हम कहते हैं क्या है, ये डोमेन है, ठीक है? क्या कहते ठीक है। हैं? डोमेन कहते हैं। डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हो गया तेरे पास? जैसे तेरा घर का एड्रेस है, वैसे उस वेबसाइट का नाम है, समझ रहा है? उसको अपन कहते हैं ठीक डोमेन, है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल ही डोमेन है, ये google.com पूरा एक डोमेन है, ठीक है? अगर तूने यहाँ पे .com की जगह इन कर दिया तो ये एक दूसरा डोमेन है, ठीक है? दोनों ये सेम नहीं ठीक है, है। समझ गया? तो ये होता है हमारे पास डोमेन। इसको तू जैसे ही इसको खोलेगा, इसको तू सर्च बार में ऊपर डालेगा, ये यूआरएल वाला बार होता है, यहाँ पे डालेगा तो उससे वो वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है? अब इसके आगे दो हम तुमने चीज़ें देखी होगी। एक अपन लगाते हैं HTTP डॉट डॉट और स्लैश स्लैश इस तरीके से, ठीक है? ठीक है। और कभी कभी हम लगाते हैं HTTPS डॉट डॉट स्लैश स्लैश, ठीक है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ही तुम ठीक है। HTTP वाला खोलते हो, ठीक है, और HTTPS वाला खोलते हो, दोनों के दोनों से खुलेगा तो सही, पर HTTPS वाला जो है वो सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे S दिख रहा है, ये इट मीन्स फॉर सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ठीक है। कोई भी इसको आसानी से इससे डेटा फेच ना कर पाए या हैक ना कर पाए, समझ रहा है? तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जब भी वेबसाइट को सेंड करते हैं, वो कैसे होगा, सिक्योरिटी क्या होती है, चलो इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है? अभी के लिए बस ये समझ ले, HTTP का मतलब नॉन सिक्योर, HTTPS का मतलब सिक्योर, ठीक है? अब ठीक तेरे है। को इतना समझ में आ चुका है। अब वेबसाइट जो होती है वो तेरे पास दो चीज़ों से मिलके चलती है, ठीक है? एक होता है तेरा फ्रंट एंड, और एक होता है तेरे पास तेरा, जिसको अपन कहते हैं बैक एंड। तूने काफ़ी बार ये सुना भी होगा, हम्म। ठीक है? दो चीज़ होती हैं, ठीक है? अब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है उसको समझते हैं पहले। तो जैसे अब मैंने बात करी यहाँ पे, अभी जो हमारा ये दिख रहा है, देखो ये क्या है, हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है? क्या है हमारे पास? ये क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है। इसमें तूने क्या किया, इसमें तूने यूआरएल डाला,
यूआरएल डालने के बाद हुआ क्या, तेरी वेबसाइट जो है वो क्रोम पे खुल गई। ठीक है, क्रोम पे वेबसाइट तेरी खुल गई। ठीक है, तो अब जो खुली वेबसाइट है वो क्या चीज़ है, मतलब ये एक्चुअल में है क्या, ये देखना है। ये फ्रंट एंड है या बैक एंड है, ये क्या है। ठीक है, तो तेरी जो फ्रंट एंड वेबसाइट है। खुली है, रुक जा बता रहा हूँ तेरे को, समझाता हूँ तेरे को ढंग से, एक बार इसको ढंग से समझ एक बार। पहले तूने यूआरएल डाला, तेरी वेबसाइट खुली है। अब वेबसाइट तेरी जो खुली है वो कैसे खुली है। ठीक है, एक्चुअल में ये है तेरा फ्रंट एंड गया है यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट एंड चला गया, तूने बोला बिल्कुल ठीक बोला। बट अब ये हुआ क्या यहाँ पे, ये जो तेरा ब्राउज़र है क्रोम, क्रोम ब्राउज़र है, अब फ्रंट एंड में तूने कुछ लिखा हुआ है कोड। उसने क्या किया, तेरे जो यूआरएल है वो तूने डाला, तो उसने क्या किया कि जो फ्रंट एंड का कोड था ना यहाँ पे जो पड़ा हुआ था, वो उसने फेच किया और अपने ब्राउज़र पे डाउनलोड कर लिया। जो अब तेरे को वेबसाइट दिख रही है वो तेरे क्रोम ब्राउज़र पे दिख रही है, मतलब उसने पहले क्या किया, डाउनलोड किया इसे। ठीक है, और तब जाके तेरी वेबसाइट तेरे को यहाँ पे दिख रही है। समझ गया। तो हुआ क्या, फ्रंट एंड का कोड गया ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र ने उस कोड को डाउनलोड किया अपने पास, और वो तेरे को अब यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से वेबसाइट तेरी काम करती है। अब मैंने तेरे को कहा कि वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हम जैसे यूज़र इंटरफेस हो गया, यूज़र इंटरफेस क्या हो गया, देखो बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब अपन रखते हैं। प्लस ये बटन काम कैसे करेंगे। ठीक है, बटन की वर्किंग क्या होगी, वो हम सारा लॉजिक जो है वो फ्रंट एंड में रखते हैं। ठीक है, बैक एंड में हम क्या रखते हैं, अब जैसे बटन को क्लिक करने के बाद सपोज़ कुछ हमें डेटा भेजना है या डेटा लेना है, तो वो काम हम किसके थ्रू करते हैं, वो बैकएंड के थ्रू करते हैं। बैकएंड को अपन कहते हैं कि हमने सर्वर क्रिएट कर दिया। ठीक है, सर्वर का क्या मतलब होता है, सर्वर का मतलब ये होता है जस्ट कि हमने एक तरह से एक छोटा सा समझ ले कि कंप्यूटर क्रिएट किया है, जो कि हमारा जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी हम उनसे कहेंगे कि यार ये वाला डेटा दे दो मुझे, या फिर ये वाला डेटा तुम अपने पास सेव कर लो, उसके रिस्पेक्ट में वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब उसको आंसर करेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन सर्वर। ठीक है, और सेम हम कहते हैं उसको, मतलब दोनों बैक एंड कह ले चाहे सर्वर कह ले, वो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब सपोज़ ये तू लिख रहा है, मैंने ये सब लिखा अभी जाके कहीं पे कहीं ना कहीं पे सेव हो गया होगा। अब मैं इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा, दोबारा खोलूँगा, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस वाली वेबसाइट ने क्या किया कि यहाँ से इसको रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ये जो डेटा जो उसने लिखा हुआ है ये सारा कर लो अपने पास सेव। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, बैकएंड ने अपना कुछ कोड रन किया और तेरा जो सब कुछ लिखा हुआ है वो सेव कर लिया। अब तूने रिफ़्रेश किया, तो रिफ़्रेश करने के बाद इस फ्रंट एंड को पता कैसे लगेगा कि ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, तो इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी कि भाई अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो मुझे भेज दो। तो उसने तेरे को जो तूने लिखा हुआ डेटा वो यहाँ से भेज दिया। समझ गया। हाँ, समझ गया ना। अब तेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है, इसने डेटा तो भेज दिया, पर ये वाला जो फ्रंट एंड है ये तो तेरे यहाँ पे काम कर रहा है ना। ठीक है, ये तो तेरा कहाँ पे का, ये तेरे ब्राउज़र पे काम कर रहा है। इसने तो ब्राउज़र ने पहले डाउनलोड किया, फिर उसके बाद तेरी ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये चल रहा है। ठीक है, तो ये इसके पास डेटा सेव क्यों नहीं हो रहा है, ये फ्रंट एंड में ही हम सेव कर दें, है ना पॉसिबिलिटी कि हम इसको बैक एंड को ही क्यों भेज रहे हैं, फ्रंट एंड में ही सेव कर लेते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि फ्रंट एंड तो हम डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे, कोई और ब्राउज़र कोई और खोलेगा। अब सपोज़ तूने अभी ये वाला ब्राउज़र में यहाँ पे सेव कर लिया, तूने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे डेटा दिख रहा है। बट अगर तूने सपोज़ दूसरे ब्राउज़र या दूसरे टैब में उसको खोला, तो वहाँ पे भी तो दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या होता है, वहाँ पे वो सपोज़ यहाँ पे तूने, अब तेरा यहाँ पे जो तेरा फ्रंट एंड का कोड है, ठीक है, तूने एक खोला यहाँ पे टैब 1 में, पहले टैब में तूने कुछ चेंजेस किए और यहीं पे ही इसको सेव कर दिया, तूने बैकएंड में भेजा ही नहीं। दूसरे टैब में तूने इसको खोला और तूने इसको यहीं पे ही सेव कर दिया। ठीक है, तो अब जो ये वाले चेंजेस थे जो तूने यहाँ किए थे वो तेरे यहाँ पे नहीं आएंगे। समझ रहा है? क्यों?
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तूने इसको, क्योंकि ब्राउज़र ने क्या किया, इसके फ्रंट एंड को डाउनलोड किया और इस डाउनलोडेड वाले फ्रंट एंड में ही सारी की सारी चीज़ें सेव कर दी। तो वो तो अब टैब 1 में है ना हमारे पास। अब टैब 2 में इसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी और फ्रंट एंड को, न्यू फ्रंट एंड को डाउनलोड किया, ठीक है। और तूने अब न्यू फ्रंट एंड को डाउनलोड किया तो उसमें जो ये वाले चेंजेस हैं, जो तेरे टैब 1 वाले चेंजेस हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक ये है। इसके लोकल में प्रेजेंट है। अब सर्वर पे डालने से क्या हुआ कि भाई अब क्या होगा, जैसे सपोज तूने यहाँ से, तेरा ये बैक एंड है, ठीक है, अब तेरा यहाँ पे तेरा क्रोम है, तूने यहाँ पे टैब 1 खोला, यहाँ पे तूने खोला टैब 2, ठीक है। अब तूने टैब 1 में कुछ चेंजेस कर दिए और तूने भेज दिया इसको बैक एंड में, समझ गया। ठीक अब है। क्या हुआ, उसके बाद तूने खोला टैब 2, तो टैब 2 क्या करेगा, बैक एंड के पास जाएगा और जो भी कुछ चेंजेस हो गए वो यहाँ पे ला के यहाँ पे इसको सेव कर देगा, आ जाएंगे सारे के सारे चेंजेस, क्योंकि इसने इसको क्या किया, डाउनलोड किया ना, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक एंड का यूज़ किया है, समझ रहा है? हाँ। कोई डाउट? हम फ्रंट एंड में ही चेंज कर देते हैं। अगर फ्रंट एंड में ही डाटा को सेव करा देते हैं तो हर कोई उसको विजिट कर लेगा ना, जैसे हमने फ्रंट नहीं एंड कर में पाएगा। ही फ्रंट एंड में देखो क्या होता है, फ्रंट एंड में डेटा सेव कराने का मतलब ये नहीं है कि तूने फ्रंट एंड में सेव करवाया। फ्रंट एंड में जो कोड लिखा हो वो तो लिखा ही हुआ है। ये क्या होता है, तेरा ब्राउज़र है, जैसे तेरा क्रोम ब्राउज़र है, उसके अंदर यहाँ पे भी लोकल स्टोरेज होती है, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं गया, नहीं रुक जाए, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसका इंस्पेक्ट तो नहीं आ रहा, मैं देखो मतलब दिखाता हूँ, देखो यहाँ वो पे देख, डेटा जो है ये देख, लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। वो ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है, ना कि तेरी फ्रंट एंड की लोकल स्टोरेज। यहाँ पे तू गया, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इंस्पेक्ट किया, ठीक है। इंस्पेक्ट क्या होता है, ये तेरा डेवलपर्स विंडो होती है एक तरह से, समझ ले, ठीक है। जहाँ पे तेरे को इसका जो कोड होता है वो तेरे को दिखेगा। अब ये उसको सारा कोड अच्छा। दिख रहा है, ये सारा क्या है, फ्रंट एंड का कोड है, समझ रहा है? ये सारा का सारा क्या है, फ्रंट एंड का कोड है जो कि हमने डाउनलोड किया है फ्रॉम दी, जहाँ पे भी ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। हमने पहले यूआरएल डाला, यूआरएल डालने के बाद हमने ये वाला कोड डाउनलोड किया। यहाँ पे देखो दिख रहा है पूरा का पूरा कोड, हाँ। ठीक है। ये क्या है, डाउनलोडेड फॉर्म में है, तभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, वरना तेरे को यहाँ पे बैक एंड का भी दिखता, पर सिर्फ देखो यहाँ पे फ्रंट एंड का दिख रहा है, क्योंकि फ्रंट एंड का हमने ब्राउजर पर डाउनलोड किया है। अब तू यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है मेमोरी ऑप्शन, हाँ। मेमोरी ऑन पे, ठीक है। अभी तो करेंटली क्या है कि यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ये freshman.tech नाम की जो वेबसाइट है वो इतना डेटा ले रही है, इतना इसने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब काफ़ी चीज़ें देखो यहाँ पे दिख जाएंगी। मेमोरी हो गया, अब यहाँ पे तेरे को और भी दिखाता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन में तू गया, यहाँ पे ये दिख रहा है स्टोरेज, तो ये तेरे ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज है फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। इस पर्टिकुलर मतलब ये तेरी ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज है। अब तू इस वेबसाइट का डेटा भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करता है तो वो टेम्परेरीली यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है, इस स्टोरेज के अंदर, ठीक है। और भी कितने तरह की लोकल स्टोरेज होती है, कौन कौन सी स्टोरेज होती है, इसको हम बाद में कभी समझेंगे, ठीक है। बट अभी तो बस ये समझ ले कि अगर तूने फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस किए तो वो तेरे फ्रंट एंड में सेव हो जाएंगे, बट वो टेम्प्रेरी चेंजेस होंगे। अगर तेरे को उसको परमानेंटली सेव करवाना है ताकि उसको मल्टीपल जगह से तू ओपन करे तो तेरे को हर बार दिखे, तो इसलिए तू यहाँ पे बैक एंड का यूज़ करता है। बैक एंड तेरा कहीं और प्रेजेंट होगा, किसी और सर्वर पे, मतलब किसी और कंप्यूटर पे, समझ ले, समझ गया? ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इतना तेरे को बेसिक अब समझ में आ चुका है कि बैक एंड का क्या काम होता है, फ्रंट एंड का क्या काम होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने तेरे को ये समझा दिया कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है, और क्या क्या इनके रूल होते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रंट एंड, के उधर हो गया बैक एंड, ठीक है। यहाँ पे डेटा का लेन देन हो रहा है, ठीक है। इसने कहा कि भाई सेव कर ले, उसने कहा चलो ठीक है सेव कर लिया मैंने, उसने कहा चलो मेरे को अब डेटा दे, कहीं और खोली तो वेबसाइट तूने, ठीक है, इस तरीके से। अब बैकएंड जो है, बैकएंड कोई स्टोरेज नहीं है, ये कोई स्टोरेज नहीं है हमारे पास। बैकएंड जो है वो हमारे पास एक तरह से पीस ऑफ कोड है। क्या है हमारे पास, ये कोड का एक कोड है, ठीक है। ये कोई स्टोरेज नहीं है। अगर तेरे को कुछ स्टोर करना है तो बैकएंड जो होता है वो फर्दर किसका कनेक्टेड होता है हमारे पास, डेटाबेस के साथ,
ठीक है। ठीक है। तो जो भी तूने यहाँ से इसको डेटा भेजा कि भाई ये चीज़ मेरे पास आई है, तू उसको सेव कर ले। तो बैकएंड ने क्या किया, बैकएंड के पास ही पहुँच गई। तो बैकएंड ने फिर उसको क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डेटा को डाल दिया। ठीक है। अब तूने फ्रंट एंड में कहा कि भाई मुझे डेटा चाहिए वो वाला, सपोज मैंने को कुछ भी सेव किया था, वो मुझे डेटा चाहिए। तो इसने क्या किया, मुझे डेटा दो, मैंने यहाँ पे कहते हैं गेट दी डेटा। ठीक है। तो इसने यहाँ पे बैकएंड को कहा कि भाई डेटा दो मुझे। तो बैकएंड ने कहा कि चल डेटाबेस मुझे डेटा दे। तो डेटाबेस ने किसको दिया, बैकएंड को दिया, और बैकएंड ने फर्दर किसको प्रोवाइड कर दिया, फ्रंट एंड को दे दिया। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से डेटाबेस का जो रोल होता है वो ये होता है। ठीक है। बैकएंड क्या है, हमारे पास पीस ऑफ कोड है जो कि हमारे पास सर्वर बनाने में काम में आता है। ठीक है। सर्वर क्या होता है मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दिया। ठीक है। तो ये तीन चीज़ जो होती हैं, ये किसी भी वेबसाइट को तू ले ले, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा हर जगह का यही रहेगा। ठीक है। ठीक है। कि कोई सी वेबसाइट हो। अब अगर मैं ऐप के बारे में बात करूँ तो कहेगा यार ऐप क्या होता है, ये तो वेबसाइट का मैं समझ गया। तो ऐप क्या होता है, तो ऐप भी वही होता है जैसे वेबसाइट होती है। जैसे ऐप में तू क्या करता है कि भाई प्ले स्टोर पे जाएगा। ठीक है। वहाँ से तू एक ऐप को क्या करेगा, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेगा। समझ गया, ये तेरे फ़ोन में आ गया। अब ऐप इज़ जस्ट लाइक कि जो हमने जैसे ऐप को क्या किया, प्ले स्टोर पे जाके हमने ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया। वेबसाइट क्या होता है हमारे पास कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्रोम पे गए और क्रोम ने उसको अपने अंदर डाउनलोड कर लिया। ठीक है। क्रोम ने उसको फ्रंट एंड जो उसका वेबसाइट का था उसको अपने अंदर डाउनलोड कर लिया। तो क्या ये नहीं कह सकते कि हम जो ऐप जो हमने इंस्टॉल किया है अपने फ़ोन पे वो सिर्फ एक फ्रंट एंड है। समझा? मगर जो जैसे कई सारे ऐप होते हैं उनमें जो है इंटरनेट कनेक्टेड ना होता है, मतलब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। तो उनका जो बैकएंड है वो भी डाउनलोड हो जाता है। नहीं, उसके अंदर बैकएंड है ही नहीं। समझ रहा है? जो भी ऐप अगर फ्रंट एंड से कनेक्टेड है, मैं उसको समझाऊंगा, देखो सारे केसेस समझाऊंगा कि ओनली फ्रंट एंड हुआ तो क्या होगा, ओनली बैक एंड हुआ तो क्या होगा, क्या फ्रंट एंड और डेटाबेस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बैक एंड की क्या ज़रूरत है। समझ रहा है? हाँ सही बात है। समझ रहा है? वो सब केसेस अभी आ जाएंगे। अभी तो ये समझ कि जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। ऐप और वेबसाइट जैसे तेरी वेबसाइट है यूट्यूब ले ले, तो यूट्यूब ले ले, तूने यूट्यूब का ऐप डाउनलोड किया तो क्या बिना इंटरनेट के वो चल जाएगा? नहीं चलेगा, उसे कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो गूगल के यूट्यूब के जो सर्वर्स हैं, ठीक है, ये यूट्यूब का है, क्या है, ये ऐप है। तो ये क्या है हमारे पास, ओनली एंड ओनली फ्रंट एंड, जो कहते हैं ना ऐप डेवलपर हूँ मैं, तो वो सिर्फ ऐप का फ्रंट एंड, मतलब एक तरह से ऐप डेवलपर का मतलब वो फ्रंट एंड डेवलपर है, ओनली ऐप का। ठीक है। तो यूट्यूब का ये तेरे पास हो गया सर्वर, जो कि क्या हो गया, यूट्यूब का बैक एंड हो गया। ठीक है। यूट्यूब का क्या हो गया तेरे पास, डेटाबेस हो गया, जहाँ पे उन्होंने वीडियोस को सेव करवा रखा है। अब वो किस तरह का डेटाबेस होता है उसके बारे में अभी मत सोचिए। ठीक है। अभी तो ये समझ ले कि यूट्यूब का एक डेटाबेस है जहाँ पे उसने बहुत सारी वीडियोस और उसके रिलेटेड डेटा को सेव करवा रखा है, किसी में क्या क्या कमेंट्स आए या क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, वो सब चीज़ें। ठीक है। ठीक है। तो तू गया यूट्यूब के ऐप पे, तूने उसको खोला, उसको इंस्टॉल किया, तो मतलब तूने सिर्फ अभी फ्रंट एंड डाला है। ठीक है। फिर तूने उसको वेबसाइट को खोला, इंटरनेट से कनेक्ट किया, उसने क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के बाद सर्वर ने कहा कि डीबी को रिक्वेस्ट भेजी, और डीबी से उसने डेटा ला के फ्रंट एंड को इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट एंड को जो ऐप था उसको पहुँचा दिया। अब सेम केस में तूने क्या खोल लिया, यूट्यूब की वेबसाइट खोल ली। ठीक है, खोल ली वेबसाइट तूने। अब ये भी क्या है, एक तरह से फ्रंट एंड है। अब इसको कहाँ पे तूने इंस्टॉल किया है, क्रोम पे इंस्टॉल किया है, एक तरह से समझ ले, क्रोम पे तूने डाउनलोड किया है वेबसाइट को, जो भी तू ब्राउज़र खोल रहा है, चाहे क्रोम हो गया, चाहे मोज़िला हो गया, कोई से भी हो गया, उसने क्या किया, उस ब्राउज़र ने उस वेबसाइट को अपने अंदर डाउनलोड कर लिया। तो उसको बंद करेगा तो फिर वो हट भी जाएगा वहाँ से। ठीक है। तो वो एक तरह से टेम्प्ररी की तरह, स्टोरेज की तरह काम कर रहा है वो। ठीक है। इंस्टॉल करना मतलब परमानेंट स्टोरेज हो गया कि भाई जब तक तू उसको अनइंस्टॉल नहीं करेगा तब तक अनइंस्टॉल नहीं होगा वो। ठीक है। ऐप के रिस्पेक्ट में बात है ये, और ब्राउज़र के रिस्पेक्ट में कि तूने एक तरह से टेम्प्ररी स्टोरेज वो क्रिएट कर लेते थे। ठीक है। ठीक है। तो यूट्यूब फ्रंट एंड हो गया। फिर अब तूने इसको खोला, अगर इंटरनेट बंद है तो ये भी नहीं चलेगी वेबसाइट, ये भी सिर्फ फ्रंट एंड डाउनलोड होकर रह जाएगा।
समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, फिर इसने कहा कि अच्छा चलो मुझे डेटा चाहिए, तो ये गया अब सर्वर के पास। सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर ने कहा अच्छा डेटा चाहिए इसको, चलो डेटाबेस के पास जाते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस के पास गया और वहाँ से इसने सारा का सारा डेटा ला के वेब को दे दिया और तेरे को सारी वीडियोस यहाँ पे शो होने लग गई। ठीक है, समझ गया? अब तेरे को इतना हाँ। समझ में आ चुका है कि ऐप और वेबसाइट का फ्रंट एंड दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, और बैक एंड दोनों के लिए हमारे पास कॉमन काम करता है। ठीक है, डेटाबेस भी कॉमन होता है। ठीक है, हाँ। अब जो वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, उनको अपन कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, और जो ऐप डेवलप कर रहे हैं उनको अपन कहते हैं एंड्रॉयड डेवलपर हो गया चाहे वो। ठीक है, अलग अलग तरह तरह की लैंग्वेजेस होती है, एंड्रॉयड हो गया, फ्लटर डेवलपर हो गया। ठीक है, चाहे रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि फ्रंट एंड के ऐप के फ्रंट एंड को डेवलप करने में काम में आ रही है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास वेब के फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, वैसे तो उसको अपन फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, जैसे कि तेरी रिएक्ट हो गया। ठीक है, रिएक्ट एक तरह से फ्रेमवर्क है, इसको अपन कहेंगे फ्रेमवर्क। अभी अपन समझते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे HTML CSS हो गया, तूने HTML यूज़ कर लिया प्लस CSS यूज़ कर लिया प्लस जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लिया, एक ही वेबसाइट में तीनों चीज़ों ने यूज़ कर ली, तो उससे भी तू क्या होगा, फ्रंट एंड डेवलप कर सकता है। ठीक है, समझ गया? या तूने और कोई फ्रेमवर्क तूने यूज़ किया सपोज़, और कौन कौन से फ्रेमवर्क हो सकते हैं, मतलब और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। एंगुलर हो गया, जैसे कि एंगुलर। बूटस्ट्रैप मतलब क्या है, अब डिफरेंस बताते हो क्या है। ठीक है, बूटस्ट्रैप कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, तो तेरा ये हो गया तेरे पास मतलब बूटस्ट्रैप भी एक तरह से फ्रेमवर्क नहीं कहेगा उसको, तो ये करेगा एक तरह से लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है मैं तेरे को थोड़ा समझाता हूँ अभी। अब तेरे को इतना समझ में आ चुका है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में तू समझ चुका है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड डेवलपर, इसको तू कहेगा डेवलपर, फ्लटर डेवलपर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर। तो कभी भी देखो इस तरह की पोजीशन दिखें तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐप के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर देखो इस तरह की दिखेगी मेरे को रिएक्ट डेवलपर चाहिए, मुझे एंगुलर डेवलपर चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि उनको फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए जो कि इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना जानते हैं। समझ गया? ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। ओके, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। तो लाइब्रेरी क्या होता है कि एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। और फ्रेमवर्क क्या होता है, ये हमारे पास एक तरह से फुली फ्लेज्ड इंडिविजुअल चीज़ होती है। फुली फ्लेज्ड इंडिविजुअल लाइब्रेरी कह सकता है तो उसको, जिससे कि तू सारे काम कंप्लीट कर सकता है। इससे तू सारे काम नहीं कर सकता, इट इज़ ओनली फॉर सपोर्ट। इससे तू सारे काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। जैसे कि अब तू जावा में कोड लिखता है। ठीक है, जावा में तूने कोड लिखा, तूने लिखा कि भाई इम्पोर्ट, तूने कर दिया क्या बोलते हैं मैथ, java.util.math कर दिया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ java.util.math। अब तू मैथ, ये क्या है हमारे पास, इसको अपन कहते हैं पैकेज, या फिर अपन कह सकते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करके अपने कोड में कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हम कर सकते हैं। हाँ। समझ रहा है, कुछ हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इससे हम कर सकते हैं। पर क्या हम सिर्फ java.util.math को एज अ पूरा जावा ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सिर्फ इसमें हम Package इनके है।
क्या कह रहा है? ये तो एक पैकेज है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हाँ, हैं। पैकेज कह ले या लाइब्रेरी कह ले, बोथ मीन दी सेम। ठीक है। पैकेज क्या होता है? पैकेज में होता है फ्रेमवर्क। कलेक्शन ऑफ कुछ क्लासेस हो गया, कुछ फंक्शंस हो गया, जो कि हम पहले से ही बने हुए हैं और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। समझ गया? हाँ। तो उसको अपन कह रहे हैं कि भाई ये हमने जावा डॉट यूटिल डॉट मैथ जो है वो उसको इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे अपन हमारा जो मेन जावा का जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं इसे। ठीक है। जैसे कि मैथ डॉट रैंडम कॉल कर लिया तो उससे हमारे पास रैंडम एक नंबर जनरेट होने लग गए। ठीक है। तो ये हो गया। बट जावा डॉट यूटिल डॉट मैथ कंप्लीट जावा की तरह नहीं काम कर सकता। मतलब उसको हम जावा से रिप्लेस नहीं कर सकते कि भाई उसमें ऑलरेडी सारे फंक्शन बने पड़े हैं और डायरेक्टली तुम उन फंक्शन को कॉल करो तो तुम सारा के सारा प्रोग्राम लिख सकते हो। नहीं लिख सकते। इट इज़ ओनली फॉर द सपोर्ट टू द करंट हमारा जो कोड है उस पर। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क ये समझ ले कि जैसे तू HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख रहा है, मैं बता रहा हूँ रिएक्ट फ्रेमवर्क क्यों है। ठीक है। जैसे तूने यहाँ पे लिखा कि भैया तूने लिखा कि तूने लिखना चालू किया, ये तेरा HTML है। ठीक है। और तूने लिख दिया यहाँ पे हाय इस तरीके से। ये तूने HTML तूने को याद तो होगा ये वाला कैसे। इसको मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि टैग्स क्या होते हैं HTML में। ये हो गया तेरे पास पैराग्राफ टैग हो गया। ठीक है। ये तेरा पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया। तूने यहाँ पे लिख दिया क्या, हाय लिख दिया। समझ रहा है? हाय लिखने से अब तेरे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीन में यहाँ पे कहीं ना कहीं हाय लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। अब तूने इसको एज अ ट्रीट किया है। ठीक है। अब मैं तेरे को क्या कहता हूँ कि मैं तेरे को कहता हूँ कि मैं तेरे को एक फंक्शन बना के दे रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है। अब ये समझ ले, फंक्शन बना के दे रहा हूँ तेरे को जावास्क्रिप्ट का, जिसको तू कॉल करेगा। फंक्शन का नाम सपोज है से हाय। ठीक है। इसको तू कहीं से इस फंक्शन को तू कॉल करेगा तो सिर्फ ये लिखेगा अपने एप्लीकेशन में से हाय, इस तरीके से कॉल किया तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है। एक तरह से हमने क्या किया, ये कि हेल्पिंग फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है। तो जो हमारा रिएक्ट फ्रेमवर्क है, रिएक्ट को हम फ्रेमवर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इतने सारे इन्होंने फंक्शंस बना रखे हैं जो कि इनफ हैं तेरी इंडिविजुअल चीज़ों को लिखने की बजाय। समझ रहा है? जैसे तू इंडिविजुअली ये सब बनाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये समझ ले। ठीक है। इंडिविजुअली तू छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएगा, छोटी छोटी चीज़ें लिखेगा, कोड लिखेगा, टैग्स लिखेगा। उसकी बजाय तू मतलब रिएक्ट के कुछ फंक्शंस कॉल कर ले और तेरा सारा के सारा वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसका काम हो जाएगा, सारा के सारा। ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं फ्रेमवर्क। डिफरेंस समझ ली। लाइब्रेरी इज़ ओनली फॉर सपोर्ट। जैसे बूटस्ट्रैप हो गया। अब बूटस्ट्रैप से तू सारा का सारा काम नहीं कर सकता। बूटस्ट्रैप से तू देखो बैकएंड को कॉल करना है। ठीक है। बूटस्ट्रैप से तू क्या होगा, यूआई बना सकता है, यूआई वगैरह बनाएगा बड़ी तरीके से। तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास बूटस्ट्रैप होगी, एक तरह से लाइब्रेरी होगी। ठीक है। और ये सब क्या होगा, इससे सब कुछ कर सकता है। इसमें तू जावास्क्रिप्ट लिख सकता है, बहुत चीज़ें कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा, रिएक्ट, एंगुलर वगैरह क्या होंगे, ये सब फ्रेमवर्क्स कहलाएंगे। मतलब एक तरह से इन्होंने जो इंडिविजुअल HTML CSS जावास्क्रिप्ट थी उसको रिप्लेस करके हम डायरेक्टली इनके फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। और इनको लिखना और याद रखना ज़्यादा आसान है। और इससे काम क्या होगा, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है। टाइम बचेगा कि बजाय कि 100 लाइन ऑफ कोड लिख रहा था, तेरा 2 लाइन ऑफ कोड लिखते ही तेरा काम हो जाएगा। ठीक है। और इसके इंडिविजुअली बेनिफिट्स भी हैं जो कि मैं तेरे को समझाऊंगा कि ये क्यों एक फ्रेमवर्क है। इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं इसके, समझ रहे हैं? अच्छा। इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं। वो क्या है कि वो तेरे को वेबसाइट का जब स्ट्रक्चर समझाएंगे कि वेबसाइट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो रेंडर होता है, मतलब कैसे वो डाउनलोड होता है। अगर तुमने उसमें कुछ चेंज किए फ्रंट एंड में तो वो फ्रंट एंड के चेंज होते कैसे हैं वो तुम्हें समझ में आएगा। समझ गया? तो ये हो गया। अब तेरे को इतना समझ में आ चुका है कि ये कितना क्या क्या चीज़ है। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले तेरे को थोड़ा सा और समझा देता हूँ ये पोजीशंस के बारे में। समझ रहा है कि तूने फ्रंट एंड डेवलपर्स देख लिया, एंड्रॉयड डेवलपर देख लिया। ठीक है। अब बात आती है तेरे पास फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या हो गया, ये स्पेसिफिकली टर्म होता है वेब के लिए, नॉट फॉर ऐप। ठीक है।
तो फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है कि जिस बंदे को फ्रंट एंड आता हो वेब का, प्लस बैक एंड आता हो, ठीक है, प्लस डेटाबेस आता हो, तो इसको कहेगा तू एक फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, समझ गया? ओके। और अगर कोई एंड्रॉयड में फुल स्टैक डेवलपर है तो उसको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि वो एक एंड्रॉयड का फुल स्टैक डेवलपर है। मतलब कि उसको एंड्रॉयड का फ्रंट एंड आता है प्लस बैक एंड आता है, ये वाला जो कि कॉमन, ये दोनों चीज़ कॉमन रहती हैं, ठीक है। उसको एंड्रॉयड का बैक एंड आता है और मतलब उसको डेटाबेस आता है, ठीक है। पर जनरली जब भी तू फ्रंट फुल स्टैक डेवलपर समझेगा तो उसका मतलब क्या है कि वो वेब वाले को ही बता रहे हैं। एंड्रॉयड डेवलपर कभी वो हायर करते हैं तो वो सिर्फ फ्रंट एंड वाला ही एंड्रॉयड डेवलपर होता है, उसको बैक एंड आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आ सकती है, जरूरी नहीं है कि नहीं आनी चाहिए, आ सकती है और नहीं भी आ सकती। समझ गया? ये होता है। कुछ तूने यहाँ पे देखा होगा, कभी कभी ऐसा लिखा होता है UI/UX इंजीनियर, ठीक है, समझ रहे? तो वो क्या होते हैं? UI/UX इंजीनियर वो बंदे होते हैं जो कि फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन होता है ना, कि फ्रंट एंड दिखेगा कैसे, ठीक है। फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बटन है और ये इस तरह के कलर में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर मैं ऐसे होवर करूँगा तो ये माउस का जो पॉइंटर है वो हाथ में बन जाएगा। ये सब काम जो है वो सिर्फ एक विजुअलाइज करने का तरीका, मतलब जैसे तू हाथ से ड्राइंग बना रहा है वैसे तू कंप्यूटर पर ड्राइंग बना रहा है। मतलब किसी एक पेज को ले लिया और तूने वहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करके टाइटल वगैरह लिख के कि क्या फॉन्ट है, क्या कैसे है, वो सब तू यहाँ पे सब डिज़ाइन कर रहा है हाथों से, तो उसका कोड नहीं लिख रहा। उस बंदे को कहते हैं कि भैया ये UI/UX इंजीनियर है, ठीक है। ओनली फ्रंट एंड का डिज़ाइन बना रहा है, नो कोड। समझ गया? उस बंदे को कह रहे हैं UI/UX इंजीनियर। या फिर कभी कभी जो UI/UX इंजीनियर है ये थोड़ा बहुत कोड लिख भी लेते हैं खुद से, ताकि भाई कुछ HTML बना ली, ठीक है, कि भाई ये बटन कैसे आएगा तो इसका उसने HTML बना दिया, होवर करने पे इसका जो कलर है वो ये ब्लू में चेंज हो गया, तो उसके लिए उसने थोड़ी बहुत CSS लिख ली, बस इतना सा काम रहता है इनका। उस बंदे को कहते हैं UI/UX इंजीनियर। समझ गया? अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर के अंदर ही कुछ टर्म्स आती हैं। एक बंदे को कहते हैं ऐसे मर्न स्टैक, तूने सुना होगा, ये कभी सुना है? और कभी कभी ऐसा होता है मीन स्टैक, सॉरी MEAN, ठीक है। मर्न स्टैक और मीन स्टैक, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस समझते हैं। बट उससे पहले मैं तेरे को थोड़ा सा डेटाबेसेस के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको तू है ना अपने नोट्स जब बनाएगा तो उसको अपने आप से ऑर्डर में करके लिखियो, ठीक है। मतलब अभी तो मैं कहीं भी लिख रहा हूँ तो उसको मतलब एक बार समझिए और उसको नोट डाउन करिए हर चीज़ों को ऑर्डर में, ठीक है। डेटाबेस तरह तरह के हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं। अभी तो ये समझ ले, रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा हो गया तेरे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अभी मैं तेरे को नहीं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आगे अपन लेक्चर्स में सुनते रहेंगे, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि तेरे पास एग्जांपल ले ले तू बस, जैसे कि MySQL, तूने नाम सुना होगा काफ़ी बार कि MySQL होता है, यूज़ करते हैं अपन डेटाबेस में। या फिर तेरे पास हो गया PostgreSQL, मैं PSQL लिख रहा हूँ, PostgreSQL, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? जैसे कि हो गया तेरे पास MongoDB, ठीक है। जैसे MongoDB होगा उसको कहते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अगर मैं थोड़ा सा तेरे को बताऊं कि रिलेशनल डेटाबेस के बारे में कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी तो ये समझ ले कि रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं इसमें हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं,
ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं। और कैसे होते हैं इसको मैं तुमको समझाऊंगा बाद में, जब अपन जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे ना कि क्या क्या लैंग्वेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तब अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तेरे पास रिलेशनल डेटाबेस, ये हो गया तेरे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो कभी भी अगर कोई टर्म कहे कि भाई फुल स्टैक डेवलपर के केस में कि भाई रोल जो निकला हुआ है ये निकला हुआ है हमारे पास मर्न स्टैक डेवलपर के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि फुल स्टैक, उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया मर्न स्टैक डेवलपर रोल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मर्न का अंदर एम हो गया यहाँ पे मोंगो डीबी, क्या हो गया मोंगो डीबी, ठीक है। ई का मतलब होता है यहाँ पे एक्सप्रेस, EXPRESS। अभी तो ये समझ लें कि ये बैक एंड रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये बैक एंड रिलेटेड कुछ है, अभी तो बेसिक समझ लें। आर का मतलब हो गया यहाँ पे रिएक्ट, ठीक है। और एन का मतलब हो गया तेरे पास नोड JS, दिस इज बैक एंड रिलेटेड समथिंग, ठीक है। MERN MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड JS। मीन में क्या होता है, मीन में सेम यहाँ पे MongoDB आ जाएगा M, E का मतलब यहीं पे एक्सप्रेस है सेम, A का मतलब क्या होगा यहाँ पे एंगुलर हो गया, ठीक है। मैंने तेको बताया था एंगुलर क्या है हमारे पास, फ्रेमवर्क है। और N का मतलब क्या है यहाँ पे नोड JS, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हमें मर्न स्टैक डेवलपर चाहिए, तो वो कहना चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको कि MongoDB आता हो, एक्सप्रेस आता हो, रिएक्ट आता हो और नोड JS आता हो, समझ गया। और अगर उन्होंने कहा कि मीन स्टैक डेवलपर चाहिए तो मतलब MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड JS, ठीक है। इतना समझ गया, तो ये हो गया आ गया। कभी भी अगर हायरिंग दिखे, अब तेरे को इतना समझ में आ जाएगा कि किस पोजीशन के लिए हायरिंग है और वो किस टाइप का बंदा मांग रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं बेसिक्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, ओके। तो अब तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, इसको अपन कहेंगे कि भैया रोड मैप क्या है हमारा, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। अब वो चीज़ें अपन देखते हैं। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया किसी वेबसाइट का हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है हमारे पास उसका डेटाबेस, ठीक है। तो हमें उसी ऑर्डर में चलना है, पहले हमें पढ़ना है फ्रंट एंड, फिर अपन पढ़ेंगे बैक एंड, फिर हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, ठीक है। तो फ्रंट एंड में अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो अपन को सबसे पहले HTML सीखना पड़ेगा। HTML क्या होता है, HTML बेसिकली टैग्स होते हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, वो क्रिएट कर पाएँ, बटन्स क्रिएट कर पाएँ, इनपुट बॉक्सेस क्रिएट कर पाएँ, रेडियो बटन क्रिएट कर पाएँ, या फिर हम कुछ पैराग्राफ में कंटेंट लिख पाएँ, ठीक है, वो इस काम आते हैं। मतलब कंटेंट को एक तरह से अरेंज करने का काम आ रहा है, ठीक है, कि पहले अपन पैराग्राफ लिख रहे हैं, फिर इनपुट्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं। CSS क्या हो गया, CSS हमारे पास कलर्स देने के काम में आती है, एनिमेशन देने के काम में आती है, ठीक है। कोई किसका क्या फॉन्ट रहेगा, क्या साइज़ रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, वो सब अरेंजमेंट जो है ना कंटेंट का, वो करने के काम में आती है CSS, ठीक है। अब तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक तरह से ये समझ लें कि एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे बटन पे क्लिक होने पे कोई और मतलब पेज खुल जाए, समझ रहे, या फिर वो कोई एनिमेशन चालू हो जाए। एनिमेशन बनाने के लिए तो हम CSS यूज़ कर लेंगे, पर उसको चालू कब करना है, कैसे करना है, वो फंक्शनैलिटी जो है ना, वो अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ होगी हमारे पास बेसिक, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आते हैं, इतना हम सीख चुके हैं, अब हमें सपोज़ इस तरह की वेबसाइट बनानी है, काफ़ी स्मूथ लग रही है तेरे को ये, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि बार बार पेज रिफ़्रेश हो रहा है या फिर सेव कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं कहीं पे तो रिफ़्रेश होकर सेव हो रहा है बार बार।
तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो है कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं जो कि इन्हीं के ही एडवांसमेंट है, जो कि हमारे पास सपोज हो गया रिएक्ट, हम इस केस में रिएक्ट को पढ़ेंगे, पर ना एंगुलर भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ये समझ गया। ये हो गया तेरे पास फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट, हमें बस इतना सा सीखना है इसके बारे में। अब बात आती है यहाँ पे बैक एंड। ठीक है, तो अब बैक एंड को कैसे कर सकते हैं? बैक एंड को सबसे पॉपुलर जो चीज़ मार्केट में आजकल चलती है वो चलती है नोड.js। नोड.js क्या है? हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट होती है ये तेरी कहाँ रन होती है? ब्राउज़र पे रन होती है। ठीक है, ब्राउज़र पे रन होती है। अब नोड.js क्या होती है? इसको तू अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकता है और वहाँ पे तू जावास्क्रिप्ट रन कर सकता है। मतलब जावास्क्रिप्ट को रन करने का ही एक तरह से कंपाइलर, ये समझ ले एक तरह से, मतलब इंजन है जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए। ठीक है, क्या होता है इसको अपन जब नोड.js पढ़ेंगे तब समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये तेरा हो गया, मतलब इसमें तू लिखेगा तो ये जावास्क्रिप्ट ही, नोड.js इज इक्विवेलेंट टू जावास्क्रिप्ट। अभी तो ये समझ ले। ठीक है, एक लैंग्वेज हो सकती है नोड.js जिसके थ्रू उसको तू सॉल्व कर सकता है, बैकएंड क्रिएट कर सकता है। दूसरी बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे तू जावा में भी तू बैकएंड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, गो लैंग जो होती है, जो कहते हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी तू बैकएंड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे कि C# हो गया तेरे पास, या कुछ भी हो गया, मतलब समझ गया ना बैकएंड क्या है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस। हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ नोड.js पढ़ेंगे। ठीक है, जावा जो होती है वो ये वाली कोर जावा नहीं होती जो तूने पढ़ी है ना डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो ये वाली सेम टू सेम नहीं होती। इसके लिए भी जावा के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो यूज़ करते हैं हम बैकएंड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग बूट नाम का एक फ्रेमवर्क होता है। तो कभी तेरे को कहीं पे दिखे कि भाई हम बैकएंड में जावा पढ़ा रहे हैं, तो वो इसका मतलब वो स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा है, ना कि तेरे को कोर जावा तूने DSA में करता है, वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, वो मतलब जावा तो जावा ही होती है, बट उसके अंदर वो स्प्रिंग बूट के अंदर फंक्शंस क्रिएट कर रहे होगा। मैंने तेरे को समझा दिया फ्रेमवर्क क्या होता है, तो समझ गया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, और अब बात करते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, तो हम दो तरह के डेटाबेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन MySQL, जो कि हमारे पास होता है एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे MongoDB, जो कि एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशन का मतलब जिसमें कि हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, और नॉन रिलेशन का मतलब जिसमें कि हम किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, बट मेजरली हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ ले, अभी तो ये समझ ले कि MongoDB में हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं एक तरह, सॉरी MongoDB में हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। समझ गया? तो ये है तेरा वेब डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप। इस तरीके से चलना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर तू रिएक्ट सीखेगा, फिर नोड.js सीखेगा, नोड.js सीखने के बाद फिर तू MySQL और MongoDB सीखेगा। ठीक है, और इन सब को जब हम कनेक्ट कर देते हैं एक साथ, तो हमारी बनती है एक फुल वेबसाइट, फुली वर्किंग वेबसाइट। समझ ले? मतलब यहाँ पे मैं, ठीक है, ये हो गया तेरे पास। ठीक है, अब आज के सेशन में तो हम स्टार्ट मतलब नहीं करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट अभी तू जो तेरे डाउट्स थे वो मैं तेरे को समझाता हूँ, कि जो तू कह रहा था ना कि कभी कभी हम सिर्फ फ्रंट एंड हम ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तब भी मिल जाती है, इस तरीके होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। हमने अब 3 चीज़ देखी, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटा बेस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड ओनली है तो इससे क्या होगा। अगर हमने सिर्फ फ्रंट एंड क्रिएट किया है तो उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा, जब भी तू किसी वेबसाइट पे जाएगा, उसका URL खोलेगा, सपोज तूने ओनली फ्रंट, उस वेबसाइट का ओनली फ्रंट एंड है, तो वो तेरा क्रोम पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और वो चलने लग जाएगी। उसमें तू जो भी करेगा वो तेरे लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है क्रोम के। ठीक है, बट जब तू उसको रिफ़्रेश करेगा तो वो जो तेरा सारा डेटा है, जो भी तेरी सारी चीज़ें हैं, वो सब उड़ जाएंगी। समझ गया? ये होता है उसका मतलब। अब तूने ऐसे कोई ऐप है, तेरी ऐप के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, तो
तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐप तेरी जो वो क्या उसका तूने मतलब ऐप को इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे। अब जो वो तेरा डेटा यूज़ कर रही है, मतलब जो तेरा स्टोरेज यूज़ कर रही है, वो तेरे फ़ोन का स्टोरेज यूज़ कर रही है, फ़ोन का। ठीक है। क्रोम में तो क्या था कि तूने सपोज़ उस वेबसाइट को बंद किया तो मे बी उसने टेम्प्रेरी स्टोरेज किया हो, या तूने क्रोम का अगर कैश क्लियर कर दिया, कैश भी होते कुछ चीज़ होती है कैश, उसको समझेंगे बाद में। अगर तूने कैश क्लियर कर दिया तो वो तेरा सारा के सारी जो डेटा था वेबसाइट का तूने उड़ जाएगा। सपोज़ तूने कुछ उसमें ड्रॉ कर रखा था, सब कुछ उड़ जाएगा वो। ठीक है। अगर ऐप के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसको इंस्टॉल किया हुआ है इसने, तेरे फ़ोन के स्टोरेज में तूने डेटा सेव किया हुआ है। सपोज़ तूने ऐप को यहाँ पे अनइंस्टॉल किया, ठीक है। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा, जो भी तेरा डेटा था इस ऐप से रिलेटेड, सपोज़ तूने कोई गेम खेल रखा था इसमें और उसका जो स्कोर्स वगैरह सेव थे, तो वो सारे क्या होंगे, अब उड़ जाएंगे। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद, या फिर तूने फ़ोन की मेमोरी को ही क्लियर कर दिया उस केस में। ठीक है, समझ गया। अब दूसरा आता है, सपोज़ तेरी उसमें बैकएंड ओनली है, वेबसाइट तूने बनाई सिर्फ बैकएंड बनाया। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बैकएंड इंजीनियर्स होते हैं, समझ रहे हैं। तो वो उनका क्या काम होता है, या फिर कि तूने वेबसाइट बनाई जिसमें सिर्फ बैकएंड ही है, तो वो किस काम आएगी। अब उसका कोई फ्रंट एंड तो है नहीं, तो देखो इस तरीके से दिखेगा, समझ रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास कुछ कंप्यूटेशनल वर्क करने के काम में आते हैं। जैसे किसी एक थर्ड पर्सन ने, तूने बैकएंड बनाया, एक तूने बैकएंड बना दिया और तूने उसको डाल दिया कि भाई ये पब्लिक बैकएंड है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो मैंने अपना कोई फ्रंट एंड क्रिएट किया और उसके थ्रू मैं तेरे बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कुछ कंप्यूटेशनल वर्क करने के लिए। जैसे मुझे सपोज़ 1+1 करना है, एडिशन का कुछ काम करना है, तो एडिशन का तूने इसमें यहाँ पे फंक्शन बना रखा है। ठीक है, तूने ऐड का यहाँ पे फंक्शन बना रखा है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से नाम दे रहा हूँ कि ये भाई ये API है। ठीक है, अभी API क्या होता है उसको अपन बाद में समझेंगे। अभी तो बस ये समझ लें कि जो तूने ऐड का फंक्शन बना रखा है अपने बैक एंड पे कुछ, अब मुझे अपने फ्रंट एंड से उस ऐड के फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसमें 2 नंबर पास कर दिए 1,2, और वो तेरे बैकएंड को दे दिया। तेरे बैकएंड ने कुछ यहाँ पे ऑपरेशन किया और उसने मुझे रिजल्ट ला के अपने फ्रंट एंड पे दे दिया। ठीक है, तो ओनली बैकएंड का यूज़ क्या हुआ इस केस में, ओनली बैकएंड का यूज़ ये हुआ कि हमने APIs बना दी। API इन द सेंस अभी ये समझ ले कि एक तरह से फंक्शंस बना दिए, जो कि जब भी कोई भी फ्रंट एंड, जैसे कोई भी बंदा उसका फ्रंट एंड क्रिएट कर सकता है, और फ्रंट एंड क्रिएट करके अगर वो रिक्वेस्ट भेज रहा है APIs पे, हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो हम उसे उसका कंप्यूटेशन करके, मतलब उसकी कैलकुलेशन वगैरह करके उसको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये तेरा हो गया बैक एंड ओनली। तो बैक एंड तो कॉमन चीज़ है, चाहे तो उसका में फ्रंट एंड बना वेब का, चाहे तो उसमें फ्रंट एंड बना ऐप का, दोनों ही केस में तू क्या कर सकता है, हमारी जो APIs हैं जो कि बैक एंड वाली हैं उसको तू कॉल कर सकता है। समझ गया। तीसरा क्या हो गया हमारे पास, तीसरा हो गया हमारे पास यहाँ पे, अगर तूने DB ओनली है, तेरे पास DB ओनली है, तो उस केस में तू क्या कर सकता है। उस केस में तू सपोज़ DB ओनली है, और वो तेरे डिपेंड करता है कि वो DB है कहाँ पे। वो तेरे लोकल मशीन पे है, जैसे तूने अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है, कर रखा है, या फिर तूने उसको किसी ऑनलाइन सर्वर पे, या फिर उसको किसी ऑनलाइन DB क्रिएशन चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन DB होता है, ऑनलाइन MySQL हो गया, जैसे कि ऑनलाइन तेरा MongoDB हो गया, मतलब MongoDB लैब, इस तरीके से उन्होंने वेबसाइट्स बना रखी हैं जहाँ पे वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अगर तूने लोकल बनाया है तो तू उसमें डेटा को सेव कर सकता है, खुद ही डेटा को सेव कर सकता है, टेबल्स क्रिएट कर सकता है, रोज क्रिएट कर सकता है, सब चीज़ें क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अपने डेटा को सेव कर सकता है, उसमें कुछ क्वेरी कर सकता है कि भाई मुझे वो सब डेटा दो जिसके अंदर नेम जो है वो R से स्टार्ट होता हो। ठीक है, और अगर तेरा वो ऑनलाइन है तो उसको क्या करेगा, कोई भी बैकएंड हो गया, जैसे किसी और ने बैकएंड क्रिएट किया, या फिर कोई हो गया तेरे पास, जैसे कोई भी फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड से भी हम डायरेक्टली DB को कॉल कर लें। ठीक है, तो कोई भी फ्रंट एंड हो गया वो इसको डायरेक्टली यहाँ से ही कॉल कर सकता है। ठीक है, और वो इसका जो डेटा रिट्रीव करेगा वो यहाँ पे फैच करके दे देगा इसको। ठीक है, समझ गया। ऑनलाइन DB का ये काम हो गया, बट जनरली हम कोई DB ओनली चीज़ें हम बनाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि किसी का पर्सनल डेटा है, कहीं डेटा ऐसा तो नहीं कोई डेटा पड़ा हुआ है, डेटा कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं।
तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर फ्रंट एंड ओनली है तो हमें यहाँ पे क्वेरीज भेजनी पड़ेंगी कि भाई ये क्वेरी हमें परफॉर्म करनी है, या फिर बैक एंड से हम किसी ने बैक एंड बनाया तो उसमें वो क्वेरी भेजेगा कि मुझे ये वाली रिकॉर्ड चाहिए या फिर ये वाली रो चाहिए जिसमें के अंदर हमारे पास नेम इज़ इक्वल्स टू कोई रोहित है सपोज, ठीक है, इस तरीके से। तो कभी भी डीबी ओनली हम चीज़ें बनाते नहीं हैं। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रंट एंड, चौथी चीज़ क्या हो गया, चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का। सिर्फ हमने 2 कॉम्बिनेशन बनाए, तो इससे क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, अगर कोई टेम्प्ररी स्टोरेज है तो वो अपन यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रंट एंड में कुछ तूने कंप्यूटेशन वर्क किया, बैक एंड से पूछ लिया, चलो डेटा दे दिया बैक एंड ने, और बैक एंड ने उसको सेव भी कर लिया। अगर सेव कर लिया, वो कहाँ पे सेव किया, अपनी खुद की मेमोरी में सेव किया। बैक एंड भी तो एक कंप्यूटर भी चल रहा है ना एक तरह से, सर्वर भी तो उसने उसको सर्वर पे अपने सेव कर लिया, उसकी मेमोरी में अपने सेव कर लिया। बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। जैसे तूने बैक एंड को क्लोज किया, अपने सर्वर को बंद किया, तो उससे क्या होगा, तेरा सारा डेटा उड़ जाएगा बैक एंड से। अब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा उस डेटे को तो वो नहीं मिल पाएगा, समझ रहे? तो ये इसका एक तरह से डीमेरिट हो गया। 5वां क्या होगा हमारे पास, अगर तूने फ्रंट एंड प्लस डेटाबेस ले लिया तो इससे तेरा फ्रंट एंड का काम तो हो जाएगा, ये कोड तेरा डाउनलोड हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से तू डेटाबेस को रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। बट जनरली लोग ये अवॉइड करते हैं करना, क्योंकि इससे डायरेक्टली हम बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे डेटाबेस का एक्सेस, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड तो डाउनलोड हो जाता है और कोई भी उस कोड को पढ़ सकता है, समझ रहे? तो फ्रंट एंड के कोड को कोई भी पढ़ सकता है, तो फ्रंट एंड में कोड को कोई पढ़ लेगा तो उसको हमारे डेटाबेस को पता चल जाएगा कि भाई ये इसका डेटाबेस है, ये इसकी कीज़ वगैरह हैं डेटाबेस की, तो वो डायरेक्टली उस कीज़ को यूज़ करके डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में खराबी कर सकता है। तो इसको कोई यूज़ नहीं करता, इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई यूज़ नहीं करता। अब छठा कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, वही हो गया फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। सब छठा कॉम्बिनेशन ये मान ले तू, सॉरी ये ले ले तू, बैक एंड प्लस डीबी। हाँ, बैक एंड प्लस डीबी। इसमें क्या हो गया कि तू कोई सा भी फ्रंट एंड क्रिएट कर सकता है, सही है ये। उसके थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, चाहे वो ऐप का हो या कुछ भी हो, और डेटा यहाँ पे तेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ से समझ रहा है, यहाँ से ऐसे चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्राइवेसी वगैरह का कोई इशू नहीं है। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें तो बैकएंड को भेज रहा है और बैकएंड डेटाबेस को भेज रहा है, तो बैकएंड रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सकता है ना कि सही आ रही है गलत आ रही है। डेटाबेस में कोई तरीका थोड़ी है कि रिक्वेस्ट को वैलिडेट करे कि भाई ये कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, या कोई बंदा जो है ये मैलिशियस रिक्वेस्ट तो नहीं भेज रहा है, समझ रहा है। और 7वां कॉम्बिनेशन क्या होगा तेरे पास, वही हो गया तेरा फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटा बेस। अब ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब ये तेरा हो गया कंप्लीट कोर्स इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने सारी चीज़ें देख ली कि वेबसाइट काम कैसे करती है, से लेकर कौन कौन से डेवलपर रोल्स होते हैं हमारे पास, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या रोड मैप है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास हमने देख ली हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो इसको एक बार मतलब दोबारा समझियो और इसके नोट्स बनाइयो, ठीक है। नोट्स तो बना लिए मैंने साथ साथ। ऐसा नहीं बना, मतलब ढंग से लिख लिख के बना, ताकि याद भी रहे। फिर तो टाइम लगेगा। हाँ, मतलब लिख लिख के बना ले, ठीक रहेगा। छोटे ही बनेंगे क्योंकि मैंने ठीक तेरे है। को शॉर्ट में ही सब कुछ चीज़ें समझा दी हैं, छोटे ही बनेंगे हालांकि, बट ठीक रहेगा। 2 घंटे लगेंगे बट ठीक रहेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं